नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अंतिम अध्याय अध्याय 10 जिसमें कानून और सामाजिक न्याय, हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा पढ़ा कि क्यों कानून की आवश्यकता पड़ती है। आज मैं जिस विषय पे बात करूंगा, कानून एवं सामाजिक न्याय को समझने के लिए, वो विषय भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। क्योंकि ये भोपाल गैस त्रासदी की बात हो रही है। भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई और जिसके कंसिक्वेंसेस, जिसके परिणाम आज भी वहां की जनता भुगत रही है। और अभी भी लोग उस पल को जब याद करते हैं तो सहम उठते हैं, पूरा देश सहम उठता है। तो बच्चों, आपकी पुस्तक में यह अंकित है भोपाल गैस त्रासदी। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हुआ क्या था 24 वर्ष पहले, लगभग 24 वर्ष पहले, मतलब ये क्योंकि बुक 26 वर्ष पहले हो गया 2020 के हिसाब से। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकन कंपनी का एक कारखाना था जिसमें कीटनाशक बनाए जाते थे। वहां 2 दिसंबर 1984 को रात 2 बजे यूनियन कार्बाइड, जो कि एक विषैली गैस होती है, वो लीक हो गई। अब गैस लीक होने से क्या होता है, क्योंकि गैस को तो रोक नहीं सकते हैं और वो पूरे इलाके में फैल गई और वो जहरीली गैस थी। जो भी लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, मजदूर, जो भी उसकी चपेट में आए, वो सभी उसका शिकार हो गए। अनेक लोग मर गए और अनेक लोग उसका शिकार हुए। यहां पर एक चित्र दिया गया है, साथ में ये अजीजा सुल्तान है जो बता रही है कि हुआ क्या था। अचानक 12:30 बजे मुझे अपने बच्चे की तेज खांसी की आवाज सुनाई दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पूरा कमरा सफेद धुएं से भरा हुआ था। मुझे लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सब कह रहे थे भागो भागो। इसके बाद मुझे भी खांसी आने लगी। लगता था जैसे मैं आग में सांस ले रही हूं और आंखें बुरी तरह से जलने लगी। ये हालात भोपाल में बने, जो एक व्यक्ति ने बताया है। सबने लगभग ऐसा ही महसूस किया। बच्चों, परिणाम देखिएगा। 3 दिन के भीतर 8,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। लाखों लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए और जहरीली गैस के संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोग गरीब कामकाजी परिवारों के लोग थे। उनमें से लगभग 50,000 लोग आज भी इतने बीमार हैं कि कुछ काम नहीं कर पाते, क्योंकि उस गैस का प्रभाव उसी वक्त खत्म नहीं हो गया। आज भी ऐसे ही हालात हैं। जो लोग इस गैस के असर में आने के बावजूद जिंदा रह गए, उनमें से बहुत सारे लोग गंभीर श्वास विकारों, मतलब सांस लेने में दिक्कत, आंख की बीमारियों और अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियां पैदा हो रही हैं। और यहाँ पे एक चित्र भी दिखाया गया है जो आपको विचलित कर सकता है। आप देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है और ये बच्चे में कोई मानसिक रोग है जो मात्र उस गैस की वजह से, जो उसकी उसकी माँ ने उस वक्त महसूस किया, वो उनके प्रभाव अभी भी देखने को मिल रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी उससे प्रभावित हो रही हैं। अब बच्चों, इस बात को समझिएगा कि हम भोपाल गैस त्रासदी की बात उस पाठ में क्यों कर रहे हैं जहां पर हम कानून और सामाजिक न्याय पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले भी बात की कि जब निजी कंपनियां अपने मुनाफे के लिए काम करते हैं तो वो बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करती हैं जो मजदूरों की सुरक्षा के साथ संबंधित होती हैं। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि अगर एक ऐसा गैस प्लांट था जहां पर जहरीली गैस थी, तो क्या सुरक्षा मानक उस तरीके के नहीं होने चाहिए थे कि जो लोग वहां पे काम करते हैं वो किसी दुर्घटना का शिकार ना हो? क्या उनका कानून और सामाजिक न्याय ध्यान में रखा गया? क्या कानून के माध्यम से सामाजिक न्याय ध्यान में रखा गया? तो इस बात को हम आगे समझेंगे। यह तबाही कोई दुर्घटना नहीं थी। यूनियन कार्बाइड ने पैसा बचाने के लिए, ये वही बात आ गई जो मैं कह रहा था, सुरक्षा उपायों को जानबूझकर नजरअंदाज किया था। 2 दिसंबर की त्रासदी से बहुत पहले भी कारखाने में गैस का रिसाव हो चुका था और इन घटनाओं में भी मजदूरों की मौतें हुई थीं और लोग घायल हुए थे। तो अब आप समझिए कि कंपनी ने मुनाफे के चक्कर में सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा और कुछ लोगों के जीवन को दांव पर लगा दिया, मतलब जीने के अधिकार को।
तो बच्चों, जब इस पूरी घटना का पोस्टमार्टम हुआ, मतलब पूरा रिसर्च करी गई, तो ये पाया गया कि सबूतों से, देखो सबूतों से पूरी तरह साफ हो गया था कि इस महाविनाश के लिए यूनियन कार्बाइड ही दोषी है, लेकिन कंपनी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कानूनी लड़ाई शुरू हुई। अब जो लोग बेचारे प्रभावित थे, गरीब थे, मजदूर थे, अब वो कितनी कानूनी लड़ाई लड़ पाते, पर फिर भी उन्होंने लड़ा। 1985 में सरकार ने $3 अरब का मुआवजा मांगा था कंपनी से, लेकिन 1989 में उन्होंने $47 करोड़ के मुआवजे पर अपनी सहमति दे दी, और इस त्रासदी से बच निकले जो लोग थे उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करी, मगर सर्वोच्च न्यायालय में भी फैसले में कोई बदलाव नहीं हुआ। और अब क्या हुआ, यूनियन कार्बाइड ने कारखाना तो बंद कर दिया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए। रसायन रिस रिस कर जमीन में जा रहे हैं, वहां का पानी दूषित हो रहा है। अब यह संयंत्र डायोकेमिकल नामक कंपनी के कब्जे में है, जो इसको साफ सफाई नहीं, इसकी साफ सफाई करने का जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। तो यह स्थिति है, और यहां पे हालात देख लीजिए, रसायनों के ढेर बोरे यहीं पे पड़े हुए हैं। ये चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं। वहीं पे मवेशी चर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं रिस के भूमि में और पीने के स्रोतों में जा रहा होगा। और आज भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कैंपेन चलाया जा रहा है उन लोगों के लिए जिनको न्याय नहीं मिला। तो हुआ क्या, 24 साल बाद भी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पानी, पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं और यूनियन कार्बाइड के जहर से ग्रस्त लोगों के लिए नौकरियों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन एंडरसन को सजा दिलाने के लिए भी आंदोलन चलाया है। तो आप देखिए, अभी 2 दिसंबर रिसेंटली इसकी भोपाल गैस त्रासदी की एनिवर्सरी थी, तो अभी भी लोग सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो वही बात कि मात्र कानून बना देने से सामाजिक न्याय नहीं मिल जाता, बल्कि उनको लागू करने के लिए पूरा सरकार को ध्यान रखना पड़ता है। अब थोड़ा समझेंगे कि ये विदेशी कंपनियां भारत में आखिर आती क्यों हैं। देखिए, जब भारत एक विकासशील देश है, तो जब इन्होंने तरक्की की राह पे चलना है, तो विदेशियों को भी यहाँ इनवाइट करना पड़ेगा, कारखाने लगाएं और लोगों को रोजगार दें। और भारत में एक चीज़ है कि यहाँ पर श्रम बहुत सस्ता मिल जाता है, मतलब काम करने वाले लोग बहुत कम मजदूरी पर मिल जाते हैं, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी अपने आप में बहुत अधिक होती है, और ये इतनी आबादी हमारी ताकत भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। इतने लोगों को रोजगार चाहिए, तो उसके लिए कंपनियां यहाँ पे आती हैं, निवेश करती हैं, मतलब पैसा यहाँ पे लगाती हैं, संयंत्र लगाती हैं, और उनको यहाँ पे सस्ते मजदूर मिल जाते हैं और खर्चे भी कम होते हैं। परंतु नौकरी की, रोजगार के लिए अगर हमारे यहाँ पे मजदूर मिल जाते हैं, तो इसका अभिप्राय ये तो नहीं कि उनके जीवन का ख्याल ना रखा जाए। तो यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में भी अंतर लगाया था और अमेरिका में भी लगाया था। अब इनमें फर्क क्या था, ध्यान दीजिएगा। पश्चिम वर्जीनिया अमेरिका में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी व्यवस्था मौजूद थी, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से वहां पे चेतावनी मिलती थी। परंतु भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में सिर्फ मजदूरों के अंदाजे के सहारे ही काम चला हुआ था, कि मजदूर अंदाजा लगाएंगे कि यहां पे कोई लीकेज या कोई इस तरह की त्रासदी आने वाली है। पश्चिम वर्जीनिया में खतरा पैदा होने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था मौजूद थी, परंतु भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। अब इस उदाहरण ने यह प्रश्न उठा दिया है कि अलग अलग देशों में सुरक्षा मानकों में इतना भारी फर्क क्यों, और दुर्घटना हो जाने के बाद पीड़ितों को इतना मामूली मुआवजा क्यों दिया जाता है। इसका जवाब यह है कि भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज्यादा नहीं माना जाता। भारत में इतनी अधिक जनसंख्या होने की वजह से एक मजदूर जाता है तो और कई आ जाते हैं। तो अब ये जो स्थिति है ये बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि अधिक जनसंख्या होना, मैंने पहले भी कहा, ये हमारी ताकत भी है और जिम्मेवारी भी है। अगर बेरोजगारी की समस्या है तो इसका अभिप्राय ये तो नहीं कि किसी की जान के साथ खेला जाए। तो यहाँ पे ये जो भी भोपाल गैस त्रासदी से हमने सीखा कि ये जो भी हुआ, या इस तरह की और घटनाएं भी जो निर्माण स्थलों पर होती रहती हैं और सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा जाता, तो ये कहीं ना कहीं चूक है सामाजिक न्याय
दिलाने में, कानून के सही क्रियान्वयन में। तो आज के लिए इतना ही। आज आपको सोचने के लिए समय दिया जा रहा है, आप इसको अपनी बुक में पढ़ें और सोचें कि इस तरह की स्थितियों से कैसे निपटा जाए ताकि हमारे भारत में इस तरह की स्थितियां वापस ना आए। अगली वीडियो में हम कुछ और समाधानों पे चर्चा करेंगे। आज तो हमने सिर्फ समस्याओं पे चर्चा की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।